वेलकम बैक। केम सीरीज 2021 के अंदर हम थ्योरी की 11th क्लास लेके प्रारंभ कर रहे हैं और यह परमाणु संरचना के अंदर बोर मॉडल का सेकंड पार्ट है। बोर मॉडल के अंदर अभिग्रहिताएं और इसके अलावा हमने संयोजकता ज्ञात करने के लिए बोरबरी नियम और उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की प्रक्रिया का उपयोग किया है। और अब हम बोर मॉडल के अंदर बोर मॉडल की इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन का वेग और बोर कोश की त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं, इससे संबंधित गणनाएं कैसे होती है और ऊर्जा का क्वांटीकरण क्या है और अष्टक नियम क्या है, लुईस कैसल कंसेप्ट कैसे दर्शाया जाता है, ये सब प्रक्रिया लेकर हम प्रारंभ करते हैं। तो हमारा टॉपिक प्रारंभ होता है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एक तो अष्टक नियम या जिसको कहा गया ऑक्टेट रूल, जिसका दूसरा नाम है लुईस कॉसेल कंसेप्ट भी कहा जाता है। तो लुईस कॉसेल कंसेप्ट जिसको ऑक्टेट रूल या अष्टक नियम कहते हैं, ठीक है। और अष्टक नियम के अंदर ही हम ये प्रदर्शित करते हैं कि कोई भी तत्व जिसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है वो सर्वाधिक स्थायी तत्वों की श्रेणी में आते हैं और सभी अन्य तत्व अपना अष्टक पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए इलेक्ट्रॉन त्यागते, ग्रहण करते और साझा करते हैं। ये प्रक्रिया हमने संयोजकता के अंदर प्रदर्शित कर दी। इसके अलावा बोर कोश की ऊर्जा की बात करेंगे, बोर कोश के अंदर त्रिज्या की बात करेंगे, इसके अलावा बोर कोश में इलेक्ट्रॉन का वेग या वेलोसिटी की बात करेंगे। इसके अलावा 2 पॉइंट और महत्वपूर्ण है, एक तो डी ब्रोगली की द्वितीय प्रकृति या ड्वेल नेचर ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे और हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या अनिश्चितता सिद्धांत की बात करेंगे। और इस पॉइंट के साथ परमाणु के बोर मॉडल की प्रक्रिया यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो हम प्रारंभ कर रहे हैं सर्वप्रथम ऑक्टेट रूल वास्तव में क्या है या अष्टक नियम क्या है। अष्टक नियम की चर्चा हम यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने इससे पहले बोरबरी नियम में ये प्रदर्शित किया जा चुका है कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और उसी के आधार पर अष्टक नियम में लुईस कॉसेल ने बताया कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में यदि 8 इलेक्ट्रॉन है तो वह तत्व सर्वाधिक स्थायी होता है, और अगर किसी तत्व के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हैं तो वह तत्व 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ग्रहण करेगा, साझा करेगा या कह सकते हैं संयोजकता प्रदर्शित करता है, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है। उसी को हम लुईस कैसल का अष्टक नियम कहते हैं। और इसके अनुसार यदि किसी तत्व का संयोजकता कोश की संख्या 3 या उच्च है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं संयोजकता कोश की संख्या 3 या उच्च है, तो ऐसे तत्व अष्टक प्रसार द्वारा सामान्य से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अष्टक पूरा नियम अष्टक पूरा कैसे करेगा वो प्रक्रिया हमने पहले ले रखी है, वो यहाँ पर दोबारा प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। तो जिनके संयोजकता कोश की संख्या 3 या उच्च है, अर्थात जैसे मैं बात करता हूँ फास्फोरस की, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15। इसके अंदर यदि इलेक्ट्रॉन लिखे जाए पहले में 2, दूसरे में 8, 10 हो गए, तीसरे में कितने हो गए 5। तो जिनके बाह्यतम कोश कौन सा है, 5वां कोश है, अर्थात ये कौन सा कोश हो गया, तीसरा कोश हो गया, ठीक है। कोश की संख्या कितनी है, 3 है। तो जिनके संयोजकता कोश तीसरा है वे तत्व हमेशा अष्टक प्रसार द्वारा, अर्थात उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और अष्टक के प्रसार द्वारा सामान्य से अधिक संयोजकताएं भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे अभी बताया था हमने, फास्फोरस बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है तो साझा करके ये इलेक्ट्रॉन 8 कर देता है, लेकिन इसके अलावा भी यह 5 की बजाय ये 5 इलेक्ट्रॉन त्याग करके या 5 इलेक्ट्रॉन का साझा करके संयोजकता 5 भी प्रदर्शित करता है। तो 3 और 5 दो संयोजकताएं दर्शाता है। जैसे PCl5 में P की संयोजकता 5 है क्योंकि P का तीसरा संयोजकता कोश अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, क्योंकि तीसरे कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये इस सूत्र से ज्ञात करें तो तीसरे कोश में 3 स्क्वायर इंटू 2 करें तो कितना होगा 18। तो अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन किसी कोश में भरे जाए तो उसको हम अष्टक का प्रसार कहते हैं। और ये लुईस कैसल थ्योरी का अष्टक सिद्धांत का या अष्टक जो नियम है उस नियम का ये अपवाद कहलाता है। अतः अष्टक प्रसार द्वारा अधिक संयोजकता प्रदर्शित कर सकता है। जैसे फास्फोरस संयोजकता 3 और 5 प्रदर्शित करता है, अगर संयोजकता 3 प्रदर्शित करता है तब तो इसका अष्टक पूरा होगा, लेकिन यदि 5 संयोजकता प्रदर्शित करता है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 से ज़्यादा होंगे। ऐसे ही गंधक यदि संयोजकता 2 पूरी करता है, 4 करता है, 6 करता है तो इसी के साथ में इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ 8 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ 10 हो जाएंगे और अगर 6 दिया है तो 12 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ऐसे ही क्लोरीन के अंदर भी अष्टक प्रसार किया जा सकता है। और कब होगा, जबकि इनका संयोजकता कोश तीसरा या उससे ऊपर वाला कोश है तो ही अष्टक प्रसार संभव है,
नहीं तो अष्टक प्रसार संभव नहीं होगा, क्योंकि दूसरा कोष अगर बाह्यतम या संयोजकता कोष है तो उसमें अधिकतम क्षमता 8 इलेक्ट्रॉन भरने की है, इसलिए उनमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन संभव नहीं होंगे। नेक्स्ट की चर्चा क्यों करें तो इसी का एग्जाम्पल है कि PCl5 में P का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 258 होता है और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है, और डी खंड के तत्वों में परिवर्तनशील संयोजकता भी प्रदर्शित की जाती है। ये अपने काम का नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम 2, 8 और 5 वाले फास्फोरस के अंदर संयोजकता 3 और 5 को प्रदर्शित कर सकते हैं, और क्लोरीन में भी 287 विन्यास के अंदर 7 या 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाली प्रक्रिया संयोजकता के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1-2 एग्जाम्पल लेता हूँ क्लोरीन के लिए। अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूँ तो यदि क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 287 इलेक्ट्रॉन है तो यह साजे के रूप में यदि प्रदर्शित करता है, क्योंकि कोष कौन सा है, तीसरा। तो तीसरे कोष के अंदर यदि मैं ClO4- बनाता हूँ तो यहाँ पर Cl 4 ऑक्सीजन के साथ में जुड़ेगा, 1, 2, 3 और चौथी ऑक्सीजन जिस पर ऋणावेश है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर बंध बन रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बंध बन रहे हैं। 7 बंध बन रहे हैं, एक बंध में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने, 2, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 14। तो इसकी संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई है, 14। 8 से ज्यादा है, अर्थात ये अष्टक प्रसार द्वारा इस ClO4- आयन को प्रदर्शित करता है, और इस आयन का नाम है परक्लोरेट आयन कहा जाता है। तो परक्लोरेट में अष्टक प्रसार के रूप में परक्लोरेट आयन बनता है। इसके अलावा अब हम बोर कोष के अंदर या बोर मॉडल के अंदर बोर कोष की त्रिज्या, ऊर्जा और हम वेग के रूप में चर्चा करें तो पहली बात कर रहे हैं बोर कोष या बोर की ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है। तो उसका वेग निर्धारण हम इससे करते हैं, जिसमें 2 सूत्र प्रयुक्त किए गए हैं। अगर आप ये रटना नहीं चाहें तो पहले जो अभिग्रहिताओं में सूत्र लिखे थे उसी से हमने इसको प्रदर्शित किया। पहला सूत्र था mv²/r = Ze²/r²। एक ये समीकरण काम में ले रहे हैं, एक हम समीकरण काम में ले रहे हैं mvr होता है NH/2π। अगर इन दोनों समीकरणों को अनुपात ले लिया जाए या दोनों का ये पहले समीकरण में दूसरे का भाग दे दिया जाए तो v प्राप्त हो जाएगा, और ये होगा 2πZe²/NH। तो वहां से सरल करेंगे तो यही प्रक्रिया प्राप्त होती है, जहां पर v वेग को दर्शाता है, Z परमाणु क्रमांक, E आवेश है जो कि 1.6 × 10⁻19 कूलम के बराबर होता है, H प्लांक नेतान है जो कि 6.626 × 10⁻34 जूल सेकंड के बराबर होता है। और इसी में यदि हम स्थिरांक कौन कौन से हैं, 2 है, पाई है, E है और H है, इन स्थिरांकों के मान रख दिए जाए तो वेग कैसे प्राप्त होगा। तो वेग का सूत्र हो जाएगा v = 2.188 × 10⁻6 और इंटू Z ऊपर और n नीचे, और मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो सूत्र हो गया वेग ज्ञात करने के लिए, वेग बराबर होगा 2.188 × 10⁻6 × Z/n के रूप में हम इसको वेग के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जहां पर n बोर कोष की संख्या को, Z परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। ठीक है, और अगर मुझे Z और n पता है तो मैं किसी भी परमाणु के किसी भी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कर सकता हूं। लेकिन फिर ध्यान रखना है, यहाँ पर हम केवल एकल इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं या आयनों की परमाणु की संरचना ही प्रदर्शित कर सकते हैं बोर नियम के अनुसार या बोर मॉडल के अनुसार या बोर प्रक्रिया के अनुसार। तो ऐसी स्थिति में हम केवल एकल इलेक्ट्रॉनिक परमाणु आयन के वेग और त्रिज्या की ही गणना कर सकते हैं। इसलिए बोर नियम केवल इन परमाणु आयनों पर ही लागू होगा जिनमें केवल क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये सभी एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयन हैं। हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, हीलियम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, धनावेश मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, Z होगा 2। लिथियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, Z का मान है 3। बेरिलियम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो पीछे बचेगा 1। तो ऐसी स्थिति में इनमें चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एकल इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं के लिए हम बोर मॉडल के रूप में इलेक्ट्रॉन के वेग, त्रिज्या और ऊर्जा को स्पष्ट रूप से ज्ञात कर सकते हैं। और इसीलिए हम केवल इन 4 की ही चर्चा करेंगे। बोर मॉडल के अनुसार इनका ही
या इनके कोशों की वेग और त्रिज्या और ऊर्जा का निर्धारण बोर मॉडल के द्वारा किया जा सकता है। इससे अधिक इलेक्ट्रॉन वाला कोई परमाणु है तो उनके कोश की त्रिज्या, ऊर्जा और वेग ज्ञात करना संभव नहीं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतने 4 के लिए Z याद रखना है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस और बेरिलियम 3 प्लस के रूप में ही बोर मॉडल्स में अंदर सवाल पूछे जाते हैं। बोर नियम एक इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु पर ही लागू होता है, जहां पर n बोर कोश की संख्या को प्रदर्शित करेगा। यदि सवाल के रूप में लिखा जाए हीलियम प्लस के द्वितीय बोर कोश में इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करिए, तो आप पहले तो लिखेंगे हीलियम के लिए Z का मान होता है 2, हीलियम प्लस के लिए द्वितीय बोर कोश का मतलब n का मान 2 है। फिर मुझे ज्ञात करना वेग का सूत्र होता है 2.188 इंटू 10⁻6 इंटू Z का मान ऊपर और n का मान नीचे, Z 2 n भी 2 है, कट जाएंगे तो मात्रक आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में, और यही उस कोश के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन के वेग का मान होगा। और ये बोर मॉडल के अनुसार ज्ञात किए गए एकल इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन का वेग लगभग सही मान प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट बात करें तो ये आता है बोर कोश की त्रिज्या कैसे ज्ञात की जाती है। तो बोर कोश की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए सीधा सा संबंध दिया गया है, R बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m z e स्क्वायर के रूप में ये सूत्र है, और इसी से हम त्रिज्या ज्ञात करते हैं। इसमें h कांस्टेंट है, 4 पाई और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो कि रेस्ट मास के रूप में लेते हैं, और इकाई आवेश, इन सभी के मान अगर रख दिए जाए तो त्रिज्या के रूप में हम इस समीकरण की सहायता से एकल इलेक्ट्रॉनिक परमाणु और आयनों के अंदर कोश की त्रिज्या स्पष्ट रूप से ज्ञात कर सकते हैं। और सूत्र है R बराबर 0.529 इंटू 10⁻⁻10, ऊपर हो जाएगा n स्क्वायर, भाग में आएगा Z और मात्रक हो जाएगा मीटर के रूप में प्रदर्शित किया जाए। तो त्रिज्या अगर मीटर में दर्शाती है तो ये सूत्र होगा, और अगर त्रिज्या मीटर में हम प्रदर्शित नहीं करना चाहते हैं तो 0.529 और इंटू n स्क्वायर अपॉन हो जाएगा Z, और इसका मात्रक यहाँ पर लिखा जाएगा एंगस्ट्रम। और यहाँ आपको ध्यान रखना है 1 एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है, एक एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो ये अंत परिवर्तन के लिए ये प्रक्रिया ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमने 10⁻⁻10 m की जगह एंगस्ट्रम रख दिया, और यही अंत परिवर्तन के लिए काम में आता है। दिया गया n बोर कोश की संख्या को और Z परमाणु क्रमांक को दर्शाता है, और इसी रूप में हम कैलकुलेशन में इसका उपयोग करते हैं। अब यदि V और R में अलग अलग हम मान प्रदर्शित करें तो सिंपल है, देखना V समानुपाती होता है Z अपॉन n के, अर्थात Z बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा और n बढ़ेगा तो वेग क्या होगा, घटेगा। तो मैं पहले इसकी प्रक्रिया लेता हूं। तो यदि 4 परमाणुओं की बात करें, कौन कौन सा है, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस और बेरिलियम 3 प्लस, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन के वेग की बात की जाए, ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए वेग, इसके लिए वेग V हीलियम प्लस के लिए, लिथियम के लिए इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करें तो Li2 प्लस हो जाएगा, बेरिलियम के लिए वेग ज्ञात करें Be3 प्लस हो जाएगा। अब यदि आपको पूछना है इनके V का क्रम क्या है, तो आप एक चीज़ कांस्टेंट कर दें। यदि n को मैं कांस्टेंट कर देता हूं या स्थिर कर देता हूं, तो ऐसी स्थिति में V किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, Z के। और यहाँ पर आपको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम दे रखे हैं जिनके Z का मान होता है 1 2 3 4। तो Z बढ़ता है तो V भी लगातार क्या होगा, बढ़ेगा। अर्थात किसी भी निश्चित कोश में, पहला कोश हो, दूसरा कोश, तीसरा, चौथा, कोई भी कोश, किसी एक कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अगर है तो परमाणु के अंदर परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो वेग की बढ़ने वाली प्रक्रिया हम इससे ज्ञात करते हैं। n कांस्टेंट है तो Z के साथ वेग क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन यदि ऐसे कर दिया जाए, परमाणु के लिए Z को स्थिर कर दिया जाए या कांस्टेंट कर दिया जाए, Z कांस्टेंट का मतलब एक ही परमाणु या आयन की बात करेंगे, और उस परमाणु और आयन के अंदर यदि पहला कोश का वेग, दूसरे कोश का वेग, तीसरे कोश का वेग, चौथे कोश का वेग ज्ञात करना हो तो क्या तरीका रहता है।
तो हमारे पास में वेग किससे संबंधित है, z कांस्टेंट कर दिया है तो n के व्युत्क्रमानुपाती होगा। n का मान आ रहा है 1 2 3 4, तो n बढ़ेगा तो v क्या होगा, घटेगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। तो चूंकि इधर से इधर n बढ़ रहा है तो v क्या होगा, घटेगा। तो ऐसी स्थिति में यहां पर इनका क्रम इस तरीके से आएगा। तो हम v प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n की सहायता से अलग अलग परमाणुओं में उपस्थित एक ही कोश में इलेक्ट्रॉन का वेग का क्रम ज्ञात कर सकते हैं और एक ही परमाणु में उपस्थित विभिन्न कोशों के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन के वेग का क्रम भी ज्ञात कर सकते हैं। और ये क्रम बताता है कि एक ही परमाणु में हम जैसे जैसे नाभिक से दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, घटेगा। और अगर वेग घटता है तो गतिज ऊर्जा भी लगातार क्या होगी, घटेगी। तो ये दो चीजें ध्यान रखनी है कि नाभिक से दूरी बढ़ने के साथ या कोशों की संख्या बढ़ने के साथ उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वेग घटता है, गतिज ऊर्जा भी घटती है। लेकिन इन्हीं कोशों में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा नाभिक से दूरी बढ़ने के साथ और स्थितिज ऊर्जा नाभिक से दूरी बढ़ने के साथ बढ़ती है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा तो नाभिक से दूरी बढ़ने के साथ घटती है, लेकिन कुल ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा नाभिक से दूरी बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। ये प्रक्रिया आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको आगे यूज करना है। तो जिस तरीके से हमने V का क्रम प्रदर्शित किया ऐसे ही R का क्रम भी दर्शा सकते हैं। मैं यहाँ पर ये प्रक्रिया दे रखी, इसी आधार पर लिखूं R1 R2 R3 R4। क्या स्थिति होगी, यहाँ पर 1 2 3 4 का मतलब है n के मान दिए गए, z को क्या रखना, कांस्टेंट। तो n और r क्या है, समानुपाती। तो n बढ़ेगा तो r भी क्या होगा, बढ़ेगा, अर्थात नाभिक से दूरी बढ़ने के साथ कोश की त्रिज्या भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन यदि मैं कहता हूं एक ही कोश के अंदर अलग अलग परमाणु में त्रिज्या दे रखी है तो आप कैसे तुलना करेंगे, हाइड्रोजन के किसी कोश की त्रिज्या, हीलियम प्लस के किसी कोश की त्रिज्या, लिथियम 2 प्लस के किसी कोश की त्रिज्या और बेरिलियम 3 प्लस के किसी कोश की त्रिज्या की तुलना करें तो ऐसी स्थिति में क्या आएगा, अगर आप देखें तो z लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो z बराबर 1 2 3 4 है और z बढ़ता है तो r और z का संबंध क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो z बढ़ेगा तो r का मान लगातार क्या होगा, घटेगा। तो किसी भी परमाणु के एक निश्चित कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन में हाइड्रोजन के लिए बात की जाए तो हाइड्रोजन के पहले कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या सबसे अधिक होगी और बेरिलियम के पहले कोश की त्रिज्या सबसे कम होगी। तो ऐसी स्थिति में जैसे जैसे हाइड्रोजन, हीलियम धनायन, फिर 2 धनायन, 3 धनायन, अर्थात परमाणु पर आवेश बढ़ता है, ये धनावेश बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी त्रिज्या क्या होगी, घटती चली जाएगी। और ऐसी स्थिति में परमाणु नाभिक में परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है तो परमाणु का आकार घटेगा, क्योंकि त्रिज्या साथ साथ में घटती है और यही हमें आगे त्रिज्या का क्रम निर्धारित करने में भी सहयोग करता है। तो इस तरीके से हम त्रिज्याओं के क्रम और वेग के क्रम ज्ञात कर सकते हैं। संबंध आपको दोनों ध्यान रखने हैं, कौन से हैं मैं एक बार वापस आपको बता देता हूं। एक तो v यदि प्रदर्शित करना है तो प्रोपोर्शनल z अपॉन n होगा और यदि r प्रदर्शित करना है तो n स्क्वायर अपॉन z के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर आपको अलग अलग परमाणु दिए हों और कोश भी अलग अलग दिए हैं तो अगर आपको तुलना करने के लिए या क्रम या अनुपात प्रदर्शित करने के लिए कहा जाए तो क्या प्रक्रिया होगी, तो अनुपात के रूप में ये प्रक्रम कैसे दर्शाएं, तो मैं ले रहा हूं पहले वेग का अनुपात। तो वेग का अनुपात हो जाएगा z1 अपॉन n1 अनुपात z2 अपॉन n2 अनुपात z3 अपॉन n3 के रूप में अनुपात लिया जाता है। इसी तरीके से त्रिज्याओं के अनुपात की बात करें तो ये हो जाएगा n1 स्क्वायर अपॉन z अनुपात n2 स्क्वायर अपॉन z2 और n3 स्क्वायर अपॉन z3 के रूप में दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर तत्व भी भिन्न भिन्न हो गए और उनके कोश भी भिन्न भिन्न हो गए, तो उनके लिए अगर आपको त्रिज्याओं का और वेगों का अनुपात ज्ञात करना है तो हम ये तरीका भी काम में लेते हैं। उसके आधार पर प्रश्न दिए गए हैं, हल करें, क्या आंसर आता है। पहला प्रश्न है हाइड्रोजन के तीसरे कोश की त्रिज्या। तो यहाँ आपको पूरी त्रिज्या ज्ञात करनी है, अनुपात वगैरह ज्ञात नहीं करना। तो हम सूत्र लिखेंगे सबसे पहले
हाइड्रोजन के कोष की त्रिज्या ज्ञात करनी है। सूत्र होता है 0.529259 इंटू 10⁻⁻10 इंटू n स्क्वायर। तीसरा कोष है, n का मान हो जाएगा 3, परमाणु हाइड्रोजन है, z हो जाएगा 1, तो यहाँ पर 3 स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1, और सरल किया जाए इसका 9 गुना करो, मात्रक आ जाएगा किसमें, मीटर में। तो 3 स्क्वायर बटा 1 से गुणा करके हम r का मान ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन के तीसरे हीलियम प्लस के दूसरे कोष के त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। तो आपको जब दो परमाणु अलग और कोष भी अलग अलग दिए गए, तो यहाँ पर Z1 लिख दीजिए 1 और N1 लिख दीजिए 3। यहाँ पर हो जाएगा Z2 इक्वल टू लिखिए 2 और दूसरा कोष का मतलब N2 इक्वल टू लिखिए 2। और यहाँ पर दो परमाणु की तुलना करने के लिए कहा है, तो यहाँ पर ये 2 का अनुपात लेने का सूत्र आपको बता रखा है। तो यहाँ पर N1 स्क्वायर, तो N1 स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटा Z1 हो गया 1 अनुपात N2 का स्क्वायर, तो N2 यहाँ पर कितना दिया हुआ 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन Z2 का मान कितना दे रखा है 2। सरल करके देखें तो ये हो जाएगा आपके 9/1 या 9/1 और ये हो जाएगा 4/2, अर्थात ये आएगा आपके 9:2 और यही इनका अनुपात है। तो हाइड्रोजन के तीसरे कोष की त्रिज्या और हीलियम के दूसरे कोष की त्रिज्याओं का अनुपात 9:2 के रूप में, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं 9/2 के बराबर होता है। बस ये भी दोनों तरीके ध्यान रखना है, या तो अनुपात लिखें या बटा में लिख के दर्शाए तो भी दोनों का उत्तर सही है। जो ऑप्शन में आपको अब शब्द में जिस तरीके से ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दिए हैं उसी हिसाब से आपको उत्तर सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, बोर कोष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा या एनर्जी कैसे ज्ञात करते हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एनर्जी ज्ञात करने के लिए सीधा तरीका है, पहले तो आप ये ध्यान रखें कि किसी भी परमाणु के कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होगा। तो टी को यहाँ पर मैं मान रहा हूँ गतिज ऊर्जा और यू को मान रहे हैं स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों का योग कर दिया जाए तो यह कुल ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। और ये संबंध हम पहले ले चुके हैं और ये आता है Ze²/2r के बराबर। मैं 1/4πε0 यहाँ प्रदर्शित नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भी दिया हुआ नहीं, अगर जरूरत पड़े तो यहाँ पर हम 1/4πε0 से गुणा करके उसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर r का मान रख के इसमें बदला गया है। तो यहाँ पर यदि r का मान रख दिया जाए तो ये संबंध प्राप्त होता है। तो ये संबंध r का मान है n² Z² अपॉन 4π² mze²। ये मान r की जगह रखें, फिर सरल करें तो ये आपके E प्राप्त हो जाएगा और E होगा या कुल ऊर्जा होगी ऋणात्मक में 2π² mz²e⁴/n² और h² के रूप में दर्शाते हैं, जिसमें स्थिरांकों के यदि मान रख दिए जाए तो यहाँ पर ये मान आता है -13.6 इंटू ऊपर लिखा जाएगा Z², नीचे लिखा जाएगा n² और मात्रक होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में ये कुल ऊर्जा किसी कोष में उपस्थित, n कोष Z कोई भी हो सकता है, तो किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए ये तरीका काम में आता है। मात्रक ध्यान रखना, EV का मतलब है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं। और यदि आप जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो ये कन्वर्जन आप ध्यान रख सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर। तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना चाहे तो ये परिवर्तन का तरीका है और इसी का उपयोग हम आगे ले रहे हैं। उससे पहले लिथियम 2+ के तीसरे बोर कोष की ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो ये संबंध है। तीसरा बोर कोष है और लिथियम 2+ का है, तो पहले तो Z निकाल दें, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम तीसरे नंबर पे n Z हो जाएगा 3। तीसरे बोर कोष के लिए n का मान कितना होगा 3 होगा, तो मान रखें तो ऊर्जा हो जाएगी माइनस में 13.6 इंटू Z² की जगह 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और अपॉन n², ये भी 3² है तो ये भी 9 हो जाएगा, कट जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा लिथियम 2+ के तीसरे बोर कोष की ऊर्जा होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु। एक परमाणु के
तीसरे कोष की लिथियम में बात करें, हाइड्रोजन के पहले कोष की ऊर्जा भी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। हीलियम के दूसरे बोर कोष की त्रिज्या पूछे तो भी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और बेरिलियम 3+ के चौथे कोष की ऊर्जा की बात करें, चौथे कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ही होती है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन के पहले बोर कोष, लिथियम के दूसरे बोर, हाइड्रोजन के पहले बोर कोष, हीलियम के दूसरे बोर कोष, लिथियम 2+ के तीसरे बोर कोष और बेरिलियम 3 के चौथे बोर कोष में त्रिज्याओं ऊर्जाओं का मान हमेशा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ही होता है, क्योंकि जब भी n और z बराबर है तो ऐसी स्थिति में ऊर्जा कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। और ये कैलकुलेशन के अंदर तरीका काम में लेना है। अब इसमें यदि अलग अलग मात्रक के रूप में पूछा जाए, मैं यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में लिख रहा हूं तो ये तरीका आएगा, लेकिन यहाँ पर जो मान दिए गए हैं ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए मान दिए गए हैं, जिसमें Z का मान 1 रख के दर्शाया गया है, क्योंकि बोर का परमाणु मॉडल एकल इलेक्ट्रॉनिक परमाणु के लिए दिया गया, जिसमें मुख्यतः हाइड्रोजन के लिए है। तो यहाँ पर ये जो समीकरण दिए हैं हाइड्रोजन के लिए, और यदि यही संबंध आप अन्य परमाणु हीलियम प्लस, लिथियम 2+ और बेरिलियम 3+ के लिए लेना चाहें तो यहाँ पर आप सभी को Z² से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर भी Z² से गुणा करिए, यहाँ पर भी Z² से गुणा करिए। हाइड्रोजन है तो Z इकाई होता है तो हट जाएगा, बाकी में Z² से गुणा करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मात्रक अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु या पर एटम। ऐसे ही जूल में प्रदर्शित करना है तो आपको सिर्फ क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह 1.6 × 10⁻⁻19 से गुणा कर देना, तो ये माना जाएगा माइनस में रहेगा 2.176। इसको कई जगह 2.18 भी लिखा जाए तो भी सही है, तो 2.176 × 10⁻18 इंटू Z²/n², लेकिन मात्रक बदल कर हो जाएगा जूल प्रति परमाणु। और यदि यही किलो जूल और प्रति मोल में लेना है या पर मोल में लेना है तो आप ऊपर वाली प्रक्रिया को ही या किससे गुणा कर देंगे, मोल में बदलने के लिए 1 मोल इक्वल टू होता है 6.02 इंटू 10⁻⁻23। तो यहाँ पर मैं यदि इसको सेकंड समीकरण को इस संख्या से या मोल के मान से गुणा करूं तो एक परमाणु के लिए ऊर्जा इतनी है और एक मोल परमाणुओं के लिए, तो आप अवोगाद्रो संख्या से इसका गुणा कर दीजिए, तो मात्रक बदल कर हो जाएगा ऋणात्मक चिन्ह में 1.3118 इंटू 10⁻³ इंटू Z²/n, और ये किलो जूल में लिखा गया है, पर मोल के रूप में प्रदर्शित किया गया है, किलो जूल पर मोल। और इसको वास्तविक मात्रक के रूप में लिखें तो ऐसे लिखा जाता है, K स्मॉल लेटर में लिखें, J कैपिटल लेटर में लिखें और MOL मोल का प्रतीक लिखें और इनवर्स लिख दें। ये इसके मात्रक को सही तरीके से लिखने की प्रक्रिया के रूप में दर्शाता है। तो यही है आपके बोर कोष की त्रिज्या। अब आपके N और Z बदलते जाएं, कोई भी मान पूछा जाए आंसर निकाल सकते हैं। ये तीनों आपको याद रखने, नहीं रखें पहला याद रखें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में कन्वर्जन याद रखें, फिर अवोगाद्रो संख्या का मान याद रखें, गुणा करके हम सीधा आंसर निकाल सकते हैं। अगली बात करते हैं बोर परमाणु मॉडल का महत्व या इंपॉर्टेंस क्या है, और इस महत्व के अंदर पहली प्रक्रिया है कि बोर का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की सही व्याख्या करता है। तो ये मॉडल परमाणु स्थायित्व की व्याख्या करता है। परमाणु नाभिक के चारों ओर बोर कोष में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन पर जो दो बल काम कर रहे हैं वो एक दूसरे के विपरीत और परिमाण में समान होने के कारण इलेक्ट्रॉन पर किसी भी प्रकार का आकर्षण प्रतिकर्षण बल या किसी प्रकार की ऊर्जा का उपयोग या खर्च ऊर्जा होती नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर परमाणु हमेशा स्थायी रहता है। तो विपरीत दिशा में तथा समान परिमाण के होते हैं, अतः इलेक्ट्रॉन गतिशील अवस्था में न तो ऊर्जा अवशोषित करता है न ही उत्सर्जित करता है, इसीलिए परमाणु क्या रहता है, स्थायी। तो ये स्थायित्व की व्याख्या यहाँ पर विपरीत और समान परिमाण के बलों के रूप में की जाती है। ऐसे ही अगर हम दूसरी महत्व की बात करें तो पहली खास बात, पहले वाले में रदरफोर्ड मॉडल में परमाणु स्थायित्व की व्याख्या रदरफोर्ड मॉडल नहीं करता, लेकिन बोर मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करता है। सेकंड, इसी प्रक्रिया के अंदर विपरीत बल है एक दूसरे के समान परिमाण के, इसके मान आपको दे रखे हैं। ये कैलकुलेशन हम पहले ले चुके हैं, इसलिए दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं। इसी तरीके से यहाँ पर सेकंड बात करें महत्व के रूप में, तो बोर मॉडल हाइड्रोजन परमाणु की रेखीय स्पेक्ट्रम की क्वांटीकरण के रूप में व्याख्या करता, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोहर मॉडल हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाता, जबकि ये
ये रदरफोर्ड मॉडल हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाता, लेकिन बोर मॉडल हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। और करता कैसे है? ये इस क्वांटीकरण के रूप में व्याख्या करता है। क्वांटम के रूप में, चूंकि टुकड़ों के रूप में, ऊर्जा की इकाइयों के रूप में ऊर्जा अवशोषित उत्सर्जित हो रही है, इसलिए इकाइयों के रूप में स्पेक्ट्रम के अंदर रेखाएं निर्मित होगी, और यही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या को दर्शाता है। परमाणु कोशों में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण द्वारा ऊर्जा का क्वांटा के रूप में उत्सर्जन अवशोषण ऊर्जा का क्वांटीकरण कहलाता है। इसी क्वांटीकरण के फलस्वरूप ही क्या बनता है? रेखीय स्पेक्ट्रम बनता है। उच्च ताप पर गर्म किए गए हाइड्रोजन परमाणु के उत्तेजित इलेक्ट्रॉन ठंडे होने पर निम्न कोष्ठ में लौटते हैं तथा ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। यही उत्सर्जित ऊर्जा क्वांटम ऊर्जा कहलाती है, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में रेखाओं का समूह या श्रेणी या सीरीज निर्मित करती है, जिसे हम क्रमशः लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री कहते हैं या श्रेणियां कहते हैं। तो सिंपल है कि किसी भी नाभिक के अंदर जो कोश दिया गया है, इसके अलावा जो बाहर कोश दे रखे हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन अगर पहले कोश में आता है, पहले कोश में आता है, पहले कोश में आता है, पहले कोश में, तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। और इन सभी में जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी वो स्पेक्ट्रम के अंदर रेखाओं का ऐसा समूह बनाएगी, और इस समूह के लिए है हम शब्द क्या काम में लेते हैं? श्रेणी लेते हैं। इसी तरीके से बाहर वाले किसी कोश से केवल दूसरे कोश में इलेक्ट्रॉन आके रुक जाते हैं तो दूसरी श्रेणी बनेगी। तो पहले कोश में आ रहे हैं तो लाइमन श्रेणी, दूसरे कोश में आ रहे हैं तो बामर श्रेणी, तीसरे कोश में आ रहे हैं पाशन श्रेणी। इस तरीके से श्रेणियों के नाम रखे जाते हैं, और स्पेक्ट्रम में इस तरीके से लाइनों या रेखीय स्पेक्ट्रम के अंदर श्रेणियां बनती है। और क्यों बन रही है? क्योंकि कोश अलग अलग है, तो कोशों के अंदर संक्रमण में ऊर्जा भी अलग अलग निकलेगी, और टुकड़ों के रूप में ऊर्जा निकल रही है तो रेखाओं की श्रेणी बनेगी। और इसीलिए यहाँ पर रेखीय स्पेक्ट्रम के रूप में, श्रेणियों के रूप में स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जिसमें श्रेणियों को हम लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री श्रेणियां कहते हैं। और इन श्रेणियों को यदि हम प्रदर्शित करें तो इस तरीके से भी हम सूत्र के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जो कि रिट्ज समीकरण के रूप में दर्शाया जाता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रेखाओं की ऊर्जा या तरंग संख्या हम रिट्ज समीकरण से ज्ञात करते हैं, जो कि यहाँ पर तरंग संख्या के सूत्र के रूप में लिखी गई है, जिसको हम 1/λ या न्यू बार के रूप में दर्शाते हैं। N1 N2 के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जहाँ RH रिडबर्ग नियतांक को दर्शाता है, जिसका मान 109678 सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में। नाम है रिडबर्ग स्थिरांक। N1 निम्न बोर कोश की संख्या और N2 उच्च बोर कोश की संख्या। N2 जहाँ से इलेक्ट्रॉन निम्न कोश में स्थानांतरित या संक्रमण कर रहा है, उसमें उच्च वाले का मान N2 और निम्न वाले का मान N1 के रूप में दर्शाया जाता है। ऊर्जा में परिवर्तन अगर प्रदर्शित करें तो ये संबंध आता है डेल्टा इक्वल टू hc/λ, या फिर लिख सकते हैं hc इंटू न्यू बार के रूप में दर्शाया जाता है। और इसी रूप में इस प्रक्रिया को हम प्रदर्शित करते हैं, और यही है इसके प्रदर्शन का तरीका। ठीक है, इसी के साथ हम श्रेणियों की प्रकृति को प्रदर्शित करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री श्रेणियाँ, जिसमें N1 के मान 1 2 3 4 5 6 याद रख लो, और N2 का मान इसके लिए N1 से अधिक अर्थात 2 या उससे ज़्यादा, 3 या उससे ज़्यादा, 4 या उससे ज़्यादा। इसके अलावा लाइमन श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में, और बामर श्रेणी दृश्य क्षेत्र में, और बाकी सभी श्रेणियां IR क्षेत्र के अंदर निर्मित होती है, और यही श्रेणियों के समूह के रूप में दर्शाया जाता है। तो रंगीन श्रेणी केवल कौन सी होगी? बामर सीरीज ही रंगीन सीरीज होगी, जिसमें N2 का मान कितना होना चाहिए? N1 का मान तो होना चाहिए 2, और N2 का मान उससे ज़्यादा 3 4 5 6 7 कोई भी हो सकता है। और इसी रूप में हम प्रक्रिया को प्रश्नों के रूप में दर्शाएं तो पहला प्रश्न आता है, 5वें कोश से इलेक्ट्रॉन तीसरे कोश में संक्रमण करता है तो इस संक्रमण की स्पेक्ट्रम रेखा कौन सी श्रेणी में निर्मित होगी? तो पहले देखें, 5वें कोश से, तो N2 का मान उच्च कोश है, N2 लिख दो। संक्रमण कहाँ कर रहा है? तीसरे कोश में। N1 का मान कितना? 3 है, और N1 के मान आपको निश्चित ध्यान है 1 2 3 4 5 6। तो इसके साथ में श्रेणियां कौन सी बनती है वो आपको ध्यान रखना है। पहले में लाइमन, फिर बामर, फिर पाशन, फिर ब्रैकेट, फिर फंड, और लास्ट में आता है हम्फ्री। और इसके अंदर यदि N1 का मान आपको दे रखा है तो श्रेणी का भी पता चल जाएगा, और श्रेणी कौन सी होगी? पाशन श्रेणी। तो आपको क्रम याद रखना है, इजीली आंसर निकल जाता है। ऐसे ही तीसरी लाइमन श्रेणी की तरंग संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी लाइमन श्रेणी? तीसरी लाइमन श्रेणी। पहले तो लाइमन के लिए, लाइमन का मतलब हो गया
लाइमन श्रेणी में n1 कांस्टेंट होगा, n1 का मान कितना होगा 1 होगा। तीसरी का मतलब होगा n2 के अंदर मान होता है 2, 3, 4, 5 इस तरीके से मान है। ऐसी स्थिति के अंदर 2 से 1 में संक्रमण पहली श्रेणी, 3 से 1 में संक्रमण दूसरी, और 4 से 1 में आता है संक्रमण होता है तो इसको तीसरी श्रेणी के रूप में दर्शाया जाता है। तो पहली लाइमन श्रेणी 2 से 1, दूसरी 3 से 1, तीसरी 4 से 1। तो ऐसी स्थिति में n2 का मान तीसरी लाइमन श्रेणी के लिए होगा 4 और n1 का मान निश्चित है ही। सूत्र के अंदर आप मान रखें तो न्यू बार इक्वल टू हो जाएगा RH इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर सूत्र है। और इसको यदि सरल किया जाए तो 109678 इंटू 1/n1 की जगह 1 हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस n2 का मान 4 है तो 1/4 स्क्वायर। सरल करें और इसी से हम आंसर ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मात्रक आपके होगा सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में। ठीक है, तरंग संख्या है, तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम होता है, इसीलिए हम मात्रक के रूप में तरंग दैर्ध्य के मात्रक का व्युत्क्रम, और अगर मैंने रडबर्ग कांस्टेंट का मान 109678 लिखा है तो मात्रक सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में ही आएगा और यही तरंग संख्या को दर्शाएगा। कौन सी तरंग संख्या को? तीसरी लाइमन श्रेणी की तरंग संख्या को प्रदर्शित करेगा। ऐसे लिखा है हाइड्रोजन परमाणु के दूसरे और तीसरे कोश की त्रिज्या और वेगों का अनुपात, ये अपन पहले ले चुके हैं तो आप इसको वापस चेक कर लेना, सूत्र मैं पहले बता चुका हूँ। ऐसी ही एक और प्रक्रिया आती है, वो देखें बोर मॉडल की कमियां। लास्ट में बोर मॉडल कंप्लीट होने के बाद में अब इसमें कौन कौन सी कमियां हैं जिसकी पूर्ति करने के लिए हम फिर बाद में अन्य नियमों का उपयोग करते हैं या अन्य परमाणु मॉडल का या आधुनिक परमाणु मॉडल का उपयोग करते हैं। तो उसमें से पहली कमी है कि यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणुओं की ही व्याख्या करता है, बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या या उनके स्थायित्व की व्याख्या या कह सकते हैं वेग, त्रिज्या और इसके ऊर्जा की व्याख्या करना संभव नहीं है। पहली कमी, बोर परमाणु मॉडल केवल एकल इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं की व्याख्या करता है, बहु परमाणुविक या बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं की व्याख्या नहीं करता। तो एकल इलेक्ट्रॉनिक परमाणु की व्याख्या संभव है, बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु की व्याख्या संभव नहीं। सेकंड में बोर मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, जीमान और स्टॉर्क इफेक्ट, जीमान ZEEMAN के रूप में, स्टॉर्क का मतलब STARK के रूप में। तो बोर मॉडल जीमान प्रभाव या इफेक्ट और स्टॉर्क इफेक्ट की व्याख्या नहीं करता। इफेक्ट क्या है ये ध्यान रखना है। जीमान प्रभाव होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रेखाओं का चुंबकीय क्षेत्र में एक से अधिक रेखाओं में विपाटन हो जाना, ये जीमान प्रभाव कहलाता है। अर्थात यदि परमाणु को चुंबकीय क्षेत्र में रखने के बाद मान लीजिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 3 रेखाएं, लेकिन जैसे ही मैं चुंबकीय क्षेत्र में परमाणु को रख करके फिर स्पेक्ट्रम प्राप्त करता हूं तो एक से अधिक रेखाओं का समूह प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में पहले 3 रेखाएं थी, लेकिन अब यहाँ एक ही रेखा एक से अधिक भागों में विपाटित हो जाती है। इस विपाटन को हम जीमान प्रभाव कहते हैं, जिसकी व्याख्या यहाँ पर बोर के परमाणु मॉडल द्वारा संभव नहीं। ऐसे यदि स्टॉर्क इफेक्ट की बात करें तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यदि चुंबकीय क्षेत्र की बजाय विद्युत क्षेत्र में रख कर लिया जाए तब भी इसी तरीके से स्पेक्ट्रम रेखाओं का विपाटन या स्पेक्ट्रम रेखाएं 2 या अधिक भागों में टूट जाती है। तो ऐसी स्थिति में इसको स्टॉर्क प्रभाव कहा जाता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रेखाओं का विद्युत क्षेत्र में एक से अधिक रेखाओं में विपाटन स्टॉर्क प्रभाव कहलाता है और इस तरीके से स्पेक्ट्रम में भिन्न भिन्न रेखाओं का समूह प्राप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में इनकी व्याख्या बोर के परमाणु मॉडल द्वारा संभव नहीं है। तो सिंपल जीमान और स्टॉर्क प्रभाव की व्याख्या बोर का परमाणु मॉडल करने में सक्षम नहीं है। तीसरा आता है बोर मॉडल डी ब्रोगली की द्वितीय प्रकृति की व्याख्या नहीं करता है। और द्वितीय प्रकृति या डुअल नेचर क्या है, देख तो ये ध्यान रखना, डी ब्रोगली और उसकी द्वितीय प्रकृति का मतलब है सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो या परमाणु अणु हो आदि भी विकिरणों की तरह कणीय प्रकृति और तरंग प्रकृति, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों तरह की प्रकृति दर्शाते हैं। इसे डी ब्रोगली संबंध द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो किसी भी कण की दोहरी प्रकृति, दोगलापन कह सकते हैं, तो दोहरी प्रकृति में कणीय प्रकृति भी दर्शाता है, तरंग प्रकृति भी दर्शाता है। ठीक है, तो जब एक ही कण तरंग और कण दोनों प्रकृति प्रदर्शित कर रहा है तो इसे ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल या
दोहरी प्रकृति कहा जाता है या दोगली प्रकृति कहा जाता है। और दोगली प्रकृति के अंदर डी ब्रोगली, दोगली याद रह जाएगा, डी ब्रोगली की दोगली प्रकृति या द्वितीय प्रकृति कहा जाता है, जिसका हम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी और एच अपॉन पी के रूप में दर्शाते हैं। अर्थात लैम्डा यहाँ पर वी के, यहाँ पर न्यू नहीं है, ये वी है, ध्यान रखना, वेग है। तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के अनुसार इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ने के साथ उस इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा, घटेगा। और यदि P यहाँ पर दिया गया जो कि संवेग को प्रदर्शित करता है, तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है या मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के वेग के व्युत्क्रमानुपाती या संवेग के व्युत्क्रमानुपाती है, जिसमें लैम्डा एच अपॉन एम वी या लैम्डा बराबर एच अपॉन पी के सूत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो डी ब्रोगली की दोगली प्रकृति आपको ध्यान रखनी है, याद रह जाएगा। ऐसे ही एक और कमी के रूप में प्रदर्शित होती है कि बोर मॉडल हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की भी व्याख्या नहीं करता। ये नाम ध्यान रखना, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत उसकी भी व्याख्या नहीं करता। तो सिद्धांत क्या है, परमाणु में एक निश्चित समय पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा संवेग का एक साथ निर्धारण यथार्थ रूप से नहीं किया जा सकता। यदि आपको कहे कि परमाणु है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहां पर है और उसका वेग क्या है, तो एक साथ यदि मैं इलेक्ट्रॉन का वेग और उस इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात करना चाहूं, तो दोनों का स्थिति और उसके इलेक्ट्रॉन के वेग का यथार्थ निर्धारण एक साथ किया जाना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि परमाणु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग ज्ञात करने के लिए हम उस पर क्या करेंगे, कोई विकिरण आपतित करेंगे। विकिरण आपतित करने के बाद ये विकिरण उस इलेक्ट्रॉन से टकराएगी, टकराने के बाद जब लौट के आएगी, तब हम लौट के आने वाली विकिरण का अध्ययन करके बताएंगे कि इस स्थान पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। लेकिन होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन पर कोई भी विकिरण, कम से कम ऊर्जा युक्त विकिरण भी आपतित की जाए, तो वह विकिरण इलेक्ट्रॉन से टकराकर उसकी स्थिति को बदल देती है। तो ऐसी स्थिति में या तो मैं इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करूं तो स्थिति ज्ञात नहीं कर सकते, स्थिति ज्ञात सही कर दी जाए तो हम उसका वेग ज्ञात नहीं कर सकते। और इसी को हम हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। तो यहां पर अनिश्चितता का सिद्धांत प्रदर्शित कैसे होता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई के रूप में, जहां पर डेल्टा एच जो दिया गया है ये इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता दर्शाता है, डेल्टा पी दिया गया उसके संवेग में अनिश्चितता दर्शाता है। और इसीलिए डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का गुणनफल हमेशा h अपॉन 4 पाई से अधिक या उसके बराबर हो सकता है। बिल्कुल यथार्थ रूप से ज्ञात किया जाए, गणना की जाए, तो भी इन दोनों का गुणनफल h अपॉन 4 पाई के बराबर हो सकता है, बाकी त्रुटि तो अनंत हो सकती है। इसलिए इन दोनों का गुणनफल अनंत भी हो सकता है, लेकिन न्यूनतम करें तो ये h अपॉन 4 पाई के बराबर हो सकता है, उससे कम संभव नहीं है। और इसी को हम हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत कहते हैं। इसको पूर्ण यथार्थता की अनिश्चितता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और पूर्ण अनिश्चितता h अपॉन 4 पाई के बराबर होती है और अधिकतम अनिश्चितता हमेशा क्या होगी, अनंत होगी। तो इस रूप में हम दोनों को प्रदर्शित करें तो यथार्थता के रूप में यहाँ पर बराबर चिन्ह लगा दो, और अनिश्चितता के रूप में ये गुणनफल हमेशा अनंत के बराबर हो जाता है या अनिश्चितता अनंत हो सकती है। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है, ये सिद्धांत कहता है कि किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसके संवेग को हम एक साथ एक ही समय में यथार्थ रूप से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट के रूप में हम प्रदर्शित करें तो बोर मॉडल द्वारा परमाणु कक्षक को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, या परमाणु कक्षक का मतलब है एटॉमिक ऑर्बिटल को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। कैसे, देखिए तो कक्षक की परिभाषा क्या है, परमाणु नाभिक के चारों वह त्रिविम स्थान जो कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत का परिणाम है। तो अनिश्चित, पहले तो हमने कहा था बोर मॉडल में कि परमाणु नाभिक से निश्चित दूरी r पर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब चूंकि मुझे इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग का पता ही नहीं है, तो मैं केवल क्या करूंगा, आइडिया लगाऊंगा या एक ऐसा निश्चित घेरा बना दूंगा कि इसके अंदर कहीं इलेक्ट्रॉन के रहने की संभावना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ही व्यक्त की जा सकती है, यथार्थ रूप से इलेक्ट्रॉन के उस स्थान पर रहने की
प्रक्रिया को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। इसीलिए यहाँ पर अब हम कक्षक किसको मानते हैं? केवल वह स्थान जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना है उसी को हम कक्षक कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? परमाणु नाभिक के चारों वह त्रिविमीय स्थान जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है और वर्ग तरंग फलन का मान, जिसको वर्ग साई कहते हैं, का मान अधिकतम या उच्चतम होता है, उसे ही परमाणु कक्षक कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, परमाणु कक्षक वास्तव में क्या है? परमाणु नाभिक के चारों ओर वह स्थान है जहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की या पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, या जहां वर्ग फलन का मान या साई स्क्वायर का मान अधिकतम हो, वहीं पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होगी, उसी को हम कक्षक कहेंगे। तो कक्षक क्या है? कक्षक सिर्फ एक स्थान है जो परमाणु नाभिक के चारों ओर उपस्थित है, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है, उसी को कक्षक कहते हैं। और कक्षक में ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये ध्यान रखना, कक्षक के बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से यहाँ पर बोर का परमाणु मॉडल, उसकी ऊर्जा, उसका वेग, उनकी त्रिज्याएं और उसके अलावा इसमें कमियां और इसके महत्व की प्रक्रिया यहाँ पर कंप्लीट होती है। यहाँ पर बोर का परमाणु मॉडल कंप्लीट हो जाता है। इसमें जो पॉइंट्स आए हैं वो आपको सारे ध्यान रखने हैं, जिसमें स्टोर्क प्रभाव क्या है, या जीमान प्रभाव क्या है, या हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, या डी ब्रोगली की दोगली प्रकृति क्या है, ये सब प्रक्रिया आपको ध्यान में रखनी है और इससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और यहाँ पर हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत को कई बार ऐसे भी दर्शाया जाता है, डेल्टा वी और ग्रेटर और इक्वल टू h/4 पाई m के रूप में भी दर्शाते हैं। क्योंकि यहाँ पर पहले डेल्टा p था, तो डेल्टा p की जगह हम क्या रख सकते हैं? m इंटू डेल्टा v रख सकते हैं। और हम मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है, तो हम इस समीकरण में डेल्टा p की जगह m डेल्टा v रखें, तो डेल्टा v यहाँ है, m इधर लेके आ गए। ऐसी स्थिति में यह संबंध भी हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के समीकरण या संबंध को प्रदर्शित करता है। और हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर ही कक्षक क्या हो गया है? केवल एक त्रिविमीय स्थान है जहां पर इलेक्ट्रॉन होने की संभावना होती है, वही प्रदर्शित की जा सकती है। यथार्थ रूप से हम नहीं कह सकते कि नाभिक से इतनी दूरी पर इलेक्ट्रॉन होगा, हम सिर्फ कहेंगे कि यहाँ ढूंढ लीजिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना अधिकतम है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन होने की संभावना अधिकतम होगी उसी के लिए हम कक्षक का उपयोग करते हैं। और इसी के साथ बोर का परमाणु मॉडल कंप्लीट होता है। उसकी कमियां और महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देखें। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो लगभग सारे न्यूमेरिकल मैंने बताए हैं। थैंक यू सो मच।